प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाते हैं और भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत हो जाती है। और जैसे ही ये सूचना प्रसारित होती है उसके बाद चाहे सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल जो रिपोर्टर है वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन रिपोर्टर पर ये दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है। यह जानने के बाद वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को और अपने संस्थान को ये पूरी जानकारी दे सके। ऐसे ही पत्रकारों ने जब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अलग-अलग पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि जो अंदर की चीज़ें हैं वो कम से कम उच्च अधिकारी के आदेश के बाद बाहर निकलनी चाहिए। और ऐसे ही एक पत्रकार होते हैं जिनका नाम सृष्टि मिश्रा होता है। सृष्टि मिश्रा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये मामला क्या हुआ और कितने लोगों की संख्या इसमें मरने वालों की हो चुकी है। तभी जैसे ही वो ये जानने की कोशिश करने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, तभी कुछ पुलिस वालों की नज़र पड़ जाती है। और उसके आई कट पर आई कार्ड को देखने के बाद उससे कहा जाता है कि अब पत्रकार हैं, तो वो कहती है कि जी हाँ, पत्रकार हैं और आप आगे नहीं जा सकते हैं। आगे सिर्फ वो जा सकते हैं जिनके परिवार के लोग अंदर घायल हैं या फिर मरे हुए हैं। और जैसे ही ये पत्रकार ये बात सुनती है, अब पत्रकार करे तो क्या करे, तभी पत्रकार की नज़र पड़ जाती है कुछ ऐसे लोगों पर जो अपनों को तलाश कर रहे थे। कुछ रो रहा था, कोई बिलख रहा था, कोई कुछ एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर सृष्टि मिश्रा सीधा अंदर पहुंच जाती है और मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों का वो रुख कर देती है, जिन 3 कमरों के अलग-अलग हिस्सों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने जो गिनती की 1, 2, 3, 4 इस तरह से करने के बाद लगभग 20 लाशों को उन्होंने गिनती कर लिया। और गिनती करने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलती है तो कुछ ऐसे आंकड़े के एक बॉक्स बनाए हुए थे और उन बॉक्स के अंदर लाशों को पैक किया जा रहा था। पहली जब संख्या देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ था 17 और अधिकतम जो संख्या उन्होंने लिखी हुई थी वो 40 थी। उन्होंने अपने संस्थान को ये जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 के आसपास हो सकती है। सिर्फ दैनिक भास्कर की ये रिपोर्टर ही ऐसी ही होती है जिन्होंने अपने संस्थान को जानकारी दी। और देर शाम होते होते लगभग इस घटनाक्रम के 14 घंटे के बाद इन्होंने ये अपडेट कर दिया कि 35 से 40 लोगों की संख्या मरने वालों की हो चुकी है और 80 से ज़्यादा शायद इसमें घायल हो चुके हैं। अब जितने भी हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर जानकारी देने वाले संस्थान हो, इनकी जो स्क्रीनशॉट था दैनिक भास्कर का, उन्होंने उसको दिखाया और दिखाने के बाद उसी से अंदाज़ा लगाया। और प्रशासन ने ये आधिकारिक घोषणा नहीं की थी कि जब प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है तो पता चलता है कि देर शाम यानी कि 29 जनवरी 2025 की देर शाम आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होंने ये बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग हो चुकी है 30 के आसपास, जिसमें 25 की पहचान कर ली गई है और घायलों की संख्या आखिरकार 90 के आसपास है। आज की इस घटनाक्रम को, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और मरने वालों की सटीक संख्या क्या थी, तो क्या हुआ और क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है, जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ का जो आयोजन की ये घोषणा पहले से हो चुकी थी कि 13 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसके समापन की बात है। अब जैसे ही शुरुआत की और समापन की बात आती है, उसमें एक विशेष भी दिन होते हैं, चाहे
पर्ण पूनम हो या पौष पूनम हो या फिर मकर संक्रांति हो या मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, माघ पूर्णिमा हो, महाशिवरात्रि हो या खास पर्व, खास दिन मनाए जाते हैं। इसमें श्रद्धालु की संख्या बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारी चल रही थी, महाकुंभ की तैयारी होने से पहले ही चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो या बस अड्डा हो के बारे में जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें आस्थाएँ जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ख़ासकर वीआईपी जो होते हैं, वीआईपी के लिए एक अलग से विशेष स्थान दिया जाता है और उनको लाया जाता है बड़ी संख्या में। और जब वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे थे, तो उन्होंने रील भी बनाना शुरू कर दिया था। अब रील बनाने लगी, रील बनाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। अब लोगों के अंदर से ये उमंग जागने लगी कि हमें भी इस प्रयागराज के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। अब बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ कोई अपना गुट बनाया, कुछ साथियों के साथ पारी-पारी के साथ जैसे-जैसे जिस माध्यम लगा उसमें किसी ने अपने खुद के वाहनों से, किसी ने वाहन किराए पर लिए, किसी ने हवाई का सफ़र किया, तो किसी ने रेलवे का सफ़र किया, रेल से जो किसी ने बस से सफ़र किया। इस तरह से वो संख्या बढ़ती चली गई। अब इसके बाद ये महाकुंभ की जानकारी भी लगातार वायरल हो जा रही है, जिसके बाद फिर लोग यहाँ आते भी हैं और जाते भी हैं, स्नान करके अपने चले जाते हैं। और ऐसे ही स्नान करने का प्रोग्राम चल ही रहा था। और ये मौनी अमावस्या का जो पर्व है, जिसे विशेष दिन भी माना जाता है, इसका एक 2829 जनवरी 28 या 29 जनवरी 2025 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए ये जो रास्ता है अखाड़ा मार्ग पर, जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की सृष्टि से इसको बैरिकेड कर दिया गया था, ताकि कोई भगदड़ ना मचे, लोग आराम से जा सके, आराम से आ सके, और इस तरह से व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास, जब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी स्नान करने के लिए, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और जब समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मच जाती है तो उसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश थी, ये खुद की अपनी जान बचा रहे या फिर अपने बच्चों की या महिलाओं की या बुजुर्गों की रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है या उनके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है। कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं देख रहे थे, और किसी का सामान छूटा है तो बस भाग रहे हैं। और कोशिश ये थी कि बस खुद की जान बच जाए, भले ही चाहे इसके बाद आगे कुछ भी हो। जब इस तरह से होता है तो लगभग 1 घंटे तक ये स्थिति बनती चलती रहती है। और प्रशासन के लोग या आम लोग हो, जो भी हो, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं, उसके बाद स्थिति और भी बहाया भय हो जाते हैं। और यहाँ पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी अब यहाँ बढ़ने लगती है। और अब ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करे तो क्या करे। रात को ये सीन था, दृश्य था। अब यहाँ से जब जैसे ही वक्त आगे बढ़ा, तो पूरा घटनाक्रम था लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ था। ये महाकुंभ वहाँ तक लोगों तक पहुंच जाता है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। मौनी अमावस्या की उस रात, यानी कि 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और लोगों को बहुत हताश होती है, घायल हो जाती है। टीवी पर लोग ये जानने की कोशिश में जुड़ जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, भगदड़ क्यों मची, कितने लोग घायल हैं और क्या मामला है। देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू हो, किसी भी इलाके के लोग हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर अपने स्नान के लिए आए हुए थे।
अब टेलीविज़न पर जो खबर चलने लगती है यूट्यूबर अपने रहने वाली एक महिला होती है लक्ष्मी, वो अपनी आँखों देखा हाल बता रही है। अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वहाँ आई हुई थी और उनकी देवरानी की जो बेटी है वो भी महाकुंभ में उस भगदड़ में उसका हिस्सा बन जाती है, दब जाती है और माँ मर जाती है। और जो बेटी होती है वो बेटी गंभीर रूप से मतलब कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो माँ बेटी जो होती है वो लोगों की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मेरी माँ मर गई है, अब तुम इसके ऊपर से मत गुजरो। हालाँकि उसकी बेटी के ऊपर से जो भी लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन बस करे तो क्या करे? लेकिन पब्लिक थी, पब्लिक इधर-उधर से भाग रही थी। और हाँ, स्थिति यहाँ हो जाती है कि जो लक्ष्मी होती है, उसकी वो देवरानी होती है, वो तो मर जाती है, लेकिन जो बेटी होती है, वो बेटी अपनी माँ को याद कर के रो के बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार घर से आए थे ये सोच के कि महाकुंभ में जाएँगे, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वहाँ से वापस आएँगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी या ऐसा दिन बन जाता है जो शायद पूरी ज़िंदगी कभी भूल नहीं पाएँगे। ऐसे ही 47 नंबर खंबे के पास एक लड़का होता है, लड़का अपनी माँ के साथ आता है। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आस-पास रही होगी और एक हाथ में उसका बैग होता है और एक हाथ में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब भीड़ भगदड़ हो तो लोग भाग रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो अपनी माँ को पकड़े हुए था, लेकिन किसी वजह से उसकी माँ का हाथ छूट जाता है। और जब माँ का हाथ छूटता है तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में जो बैग था वो भी छूट जाता है और बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो भी छतरपुर से आया हुआ था। वहाँ से जैसे-तैसे करके वहाँ तक पहुँच गया। अपनी माँ का जब हाथ छूटा, उसने ये कोशिश कर रहा था कि माँ का हाथ ना छूटे, भले चाहे सामान छूटे तो छूटे, लेकिन माँ का हाथ भी छूट जाता है। और उसकी माँ भी अपनी माँ को तलाश करने के लिए 29 जनवरी 2025 को देर शाम तक वो इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन उसको उसकी माँ नहीं मिली। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा तो वो रोते-रोते कहने लगा कि थोड़े से पैसे थे, बैग में थोड़ा-सा सामान था और वो हाथ से छूट जाता है। मैं सामान को बचा पाया, ना ही अपनी माँ को बचा पाया। मेरी माँ किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, उसका कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। और वैसे भी ये संख्या भी यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर एक व्यक्ति एक कुछ सेकंडों के लिए भी अगर हाथ से छूट जाए, उसके बाद फिर वहाँ हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में सर की दिखाई देते हैं और ऐसे में किसी को ढूँढ पाना बहुत मुश्किल काम है। हालाँकि प्रशासन ने, पुलिस ने उचित व्यवस्थाएँ की हुई थी, लेकिन उचित व्यवस्थाएँ भी करोड़ों की संख्या में ये नाकामी साबित हो रही थी। और ऐसे ही एक सीन था बलिया का। दरअसल बलिया का फेफना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नशीरबाद। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी को अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। बेटी की उम्र लगभग 12 साल थी और पत्नी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। वो अपनी साली को भी लेकर गया हुआ था और ये सदस्य लगभग 5 सदस्य होते हैं जो कि 28 जनवरी 2025 को ट्रेन के माध्यम से ये महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। और इन्होंने अपने घर पर 29 जनवरी 2025 को ये सूचना दी सुबह 7 बजे के आसपास कि उनकी जो बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है और पत्नी जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, वो महाकुंभ के भगदड़ के दौरान मर गए हैं और वो बच नहीं पाए हैं। जब ये सूचना दी जाती है तो घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे ही लगभग बताया जाता है कि 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के चिराग, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता तो किसी का पुत्र अब इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं। और 90 ऐसे लोग हैं जो लगभग घायल है गंभीर रूप से। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में ही इस मामले को कहीं न कहीं छुपाने या दबाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ देर शाम तक, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ बातें भी चलने लगती है। जब ये संख्या बता रहे थे कि आज के दिन इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, फिर क्या पता
करने में इनका वक्त क्यों लगा, घायल कितने हैं, मरने वालों की संख्या कितनी है। ऐसे ही एक अखबार में ये खबर प्रकाशित होती है कि भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह बताई गई थी। एक वजह ये बताई गई थी कि अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पांट्रुल पुल जो बंद था, इस कारण संगम पर लाखों की जो भीड़ घट जाती है, होती चली गई और इस दौरान बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए और ये देखकर भगदड़ मचनी शुरू हो गई। और पहला कारण तो ये उन्होंने ये बताया। दूसरा कारण ये था कि संगम नोज पर एंट्री और एग्ज़िट के जो रास्ते थे वो अलग-अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे और ऐसे में जब भगदड़ मचती है तो भागने का मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और भगदड़ में ये लोग कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और संगम सहित लगभग 44 घंटों पर ये बताया जाता है कि 29 फरवरी 2025 को लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए अनुमान बताया गया। अब इसके बाद जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम होने के बाद ये मामला पूरे देश में फैल जाता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए थोड़ी-सी परेशानी का सबक बन जाता है जो महाकुंभ में जा रहे थे। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए जाते हैं और भारी भीड़ होने की वजह से ये जो पॉइंट थे इनको बंद कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि प्रयागराज में बुधवार को लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे और इसके बाद लगातार लोगों को आने का सिलसिला जारी था। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया और जिससे एक पहला भदोई होता है और भदोई यानी कि वाराणसी बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और चिकरूट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। कौसवी बॉर्डर पर सड़क से पार्किंग में 50 हज तक ज़्यादा वाहन रोक दिए जाते हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहाँ से लगभग वाहनों की एक लंबी देखने को मिलती है और प्रतापगढ़ बॉर्डर पर 40 से भी ज़्यादा वाहनों को रोक दिया जाता है। जौनपुर बॉर्डर पर जिले से बदलापुर में मुश्किल ने प्रयागराज में आने वाली सभी बसों को रोक दिया था और मिर्ज़ापुर बॉर्डर पर वहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली थी और ये रीवा बॉर्डर पर 50,000 वाहनों को रोका दिया गया था। और इस तरह से जब देखा गया तो प्रयागराज को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं, क्योंकि भीड़ एक साथ वहाँ पर बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे हो वो देश के प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हो, सभी को ज़्यादातर एक ही अपील थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ जिसको मौका मिले वहाँ पर अपना स्नान कर सकता है। ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की जिद में होड़ में कहीं न कहीं भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। इसीलिए हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि जो भी श्रद्धालु संगम में जो महाकुंभ जा रहे हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ये देखें कि उसमें सबसे अच्छा स्नान माना जाता है जिसको संगम जिस जगह 3 नदियों का मिलन होता है वहीं जाकर ही स्नान करना। ऐसे में गंगा का पानी पवित्र है, जहाँ भी मौका मिलता है वहीं जाकर स्नान कर सकते हैं। कोई ऐसी खास विशेष जगह ना देखें और जिसे अगर विशेष जगह देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा किसी के साथ कोई घटना हो जाए। इसीलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपनी जो सुरक्षा है को भी बहुत ज़रूरत है और प्रशासन हालांकि इस स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल में रखने की स्थिति में लगा हुआ है ताकि भविष्य में कोई ऐसी हादसा ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बल्कि आपको जागरूक करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।